तो ये भाई साहब है हमारे मेन कैरेक्टर, जो टपकने के बाद सीधे एक दूसरी दुनिया में पटक दिए जाते हैं, जहाँ लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। और हमारे भाई को मिली होती है पानी निकालने की शक्ति, मेरा मतलब वाटर मैजिक। लेकिन भाई को चाहिए थी एक शांत सिंपल लाइफ, पर इसकी पावर्स इतनी ओपी होती है कि ये बन जाता है उस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मैजिशियन, जिस वजह से इसके लाइफ में सिर्फ नए नए कांड होते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो रियो से, जिसे ट्रक ने ठोक दिया होता है। और भाई का गेम ओवर होने के बाद वो पहुंच जाता है स्वर्ग में, जहां उसके सामने खड़ा होता है एक एंजल। रियो उससे पूछता है कि आप गॉड हो? एंजल कहता है नहीं भाई, मैं बस एक एंजल हूँ और तुम अब मर चुके हो, पर क्योंकि तुम अपने मरने के टाइम से पहले टपक गए तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए। तब रियो उससे कहता है कि वो एक शांत और सिंपल लाइफ चाहता है। एंजल भी सोचता है बड़ा भोला बच्चा है, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तो एंजल कहता है ठीक है। फिर एंजल बताता है कि उस दुनिया के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा सा मैजिक पावर मिल जाएगा। और रहने का टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा घर रेडी है और खाने का स्टॉक भी भरा पड़ा है। और तुम्हारे घर के आसपास कोई मॉन्स्टर भी नहीं भटकेगा, क्योंकि उस पे एक बैरियर लगा हुआ है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है हमारी रियो की पानी पानी वाली लाइफ। अब प्रेजेंट में भाई अपना हाथों का इस्तेमाल करके पानी निकालने लगता है, क्योंकि उसको चेक करना था कि उसे पावर सही में मिली है या एंजल ने उसके साथ स्कैम कर दिया। फिर वो घर में जाता है, जहाँ उसे किताब मिलती है, इसमें सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। रियो सोचता है वो ये लैंग्वेज पहली बार देख रहा है, पर वो इसे आसानी से पढ़ पा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक और किताब मिलती है, जो प्योर मैजिक के बारे में होती है। अब भाई के अंदर चुल मचता है और वो बाहर आके अपना मैजिक टेस्ट करता है, और पता चलता है कि वो बिना चैंटिंग के भी मैजिक यूज कर सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। अब उसका नहाने का मन होता है, तो भाई अपनी सुसु वाली धार से पानी भरने लगता है, पर पानी बहुत ठंडा था। तो रियो अब सोच में पड़ जाता है कि वो पानी कैसे गर्म करेगा, क्योंकि भाई के पास सिर्फ वाटर एलिमेंट है, फायर मैजिक नहीं। वो सोचता है चलो पानी को आइस बना के देखते हैं, पर प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अपना भाई हार नहीं मानता, वो दूसरी बार ट्राई करता है और पानी आइस में बदल जाता है। फिर वो सूरज की रोशनी से आग लगा के पानी गर्म कर लेता है और सोच रहा होता है मैजिक तो बड़े काम की चीज़ है, अगर अर्थ पे ऐसी पावर होती तो मेरा पानी का बिल बच जाता। अब अगले दिन रियो को खाते खाते याद आता है कि उसके पास अब सिर्फ राशन 2 महीने का ही बचा है, तो उसे बाहर जाना होगा। पर कई सारे मॉन्स्टर उसका बिरयानी बना के खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उसे पहले डिफेंस और अटैक मैजिक सीखना होगा ताकि वो उनसे लड़ पाए। अब भाई साहब लग जाते हैं ट्रेनिंग में, पर अपनी मैजिक की सुसु वाली धार देख के भाई का कॉन्फिडेंस हो जाता है 0। पर वो प्रैक्टिस करता रहता है और देखते ही देखते उसकी धार पतली से मोटी हो जाती है, मेरा मतलब उसका मैजिक इम्प्रूव हो जाता है। और अब रियो भाई एकदम तैयार होके निकल जाते हैं हंट पे, जहाँ रास्ते में उसका सामना एक जंगली सूअर से होता है। पर अपना हीरो आइस मैजिक यूज करके उस सूअर को टपका डालता है। इसके बाद भाई का सामना एक खतरनाक चिड़िया रानी से होता है, पर रियो इसका एक आंख फोड़ देता है। तो फिर चिड़िया रानी उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है और रियो अपने घर का रास्ता भटक जाता है। तभी वो एक जगह पहुंचता है जहाँ वो एक सरकटे को देखता है, और तभी सीन कट हो जाता है। और अब रियो डेली हंट पे जाने लगा है, लेकिन रात में वो सरकटे के पास जाता है। दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी रियो बताता है कि ये मुझे मारना नहीं चाहता, ऐसा लगता है जैसे ये चाहता हो कि मैं और स्ट्रांग बनूं। आखिर में वो सरकटा रियो को हरा देता है और फिर वो उसे अपनी एक स्वॉर्ड दे देता है और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन फिर से रियो का सामना चिड़िया रानी से होता है, पर इस बार वो कुछ अलग दिख रही थी। तो रियो को लगता है ये वॉल्ट तो नहीं हो गई। दोनों के बीच फाइट होती है, पर आखिर में रियो उसे खत्म कर देता है। अब रियो अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है। रियो को लगता है कि उसके एल लग गए, पर वो ड्रैगन रियो से बड़े पोलाइटली बात करने लगता है और वो बताता है कि वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रहा है। फिर वो रियो से उस चिड़िया रानी के बारे में पूछता है, तो रियो कहता है माफ़ करना, पर मैंने तो उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया, वो आपकी कोई रिश्तेदार तो नहीं थी। ड्रैगन कहता है अरे नाना, वैसे तुमने उसे हराया कैसे, क्योंकि वो कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं थी। तब रियो उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है, तो ड्रैगन कहता है फेरी किंग की स्वॉर्ड, अगर फेरी किंग ने तुम्हें ये दिया है तो इसका मतलब वो इस स्वॉर्ड के लिए तुम्हें काबिल मानता है। फिर रियो कहता है क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, और तभी सीन कट हो जाता है। और इसके बाद ड्रैगन रियो को टाटा कहकर वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम एंजल को देखते हैं, जो बड़े आराम से रियो के स्टैट्स चेक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही नीचे तक पहुंचता है वो चौंक जाता है। वो कहता है ये क्या, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, इस बच्चे के पास तो एक रियल ट्रेट है, ऐसा तो बस 10,000 साल पहले हुआ था जब मैंने एक लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था, और उस ट्रेट का नाम है इटर्नल यूथ, यानी कि अपना भाई रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा। अब इधर रियो चलते चलते समुंदर के पास आ जाता है। वो एक टूटा हुआ शिप दिखता है और वहीं लाल बालों वाला एक आदमी बेहोश था, तो रियो उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह इस लड़के का आँख खुलता है
वो देखता है कि वो जिंदा है और सोचता है और वो यहाँ आया कैसे। फिर वो बाहर जाता है, तभी रियो पीछे से धप्पा कर देता है, उसे कल के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब वो लड़का बताता है कि उसके शिप पर स्मगलर्स ने अटैक कर दिया था और इस लड़के का नाम एबल होता है। फिर वो रियो से पूछता है, क्या ये सब मीट तुम खुद हंट करते हो और बिना हथियार के ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तब रियो उसे बताता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है। एबल कहता है, अरे वाह, मैजिक का यूज तो सिर्फ 20% लोग ही कर सकते हैं। और रियो सोच में पड़ जाता है, मैजिक सिर्फ 20% लोग यूज कर सकते हैं, पर उस एंजल ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब एबल रियो से जहाँ शिप क्रैश हुआ था उस जगह ले चलने को कहता है। अब रास्ते में एबल एक सवाल पूछ लेता है, अरे भाई तू मैजिशियन है ना, तो तेरे पास स्टाफ क्यों नहीं है। रियो बोलता है, वो क्या होता है। एबल सोचता है, इसको इस बारे में नहीं पता, ये लड़का तो एकदम गांव से आया लगता है। फिर एबल कहता है, देखो तुम मेरे पीछे रहो, अगर कोई मॉन्स्टर आया तो मैं उसे संभाल लूंगा। रियो कहता है, अरे भाई मैं भी हेल्प कर दूंगा ना। लेकिन एबल भैया तो कतई हीरो वाली फील लेना चाहते थे। अब दोनों शिप के पास पहुंच जाते हैं। एबल शिप को देखता है जिसकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी होती है। तब रियो कहता है, तो अब क्या करोगे। तो एबल कहता है, बस भाई लूना सिटी अपने घर वापस जाऊंगा, वैसे मुझे रास्ता तो नहीं पता। रियो बोलता है, वाह तू लोकेशन नहीं जानता, पर कॉन्फिडेंस तो देखो तेरा। फिर एबल कहता है, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे टाउन में तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ का रास्ता भी पता है। तो रियो कहता है, जॉब मिल जाएगी, भाई तू एचआर है क्या। फिर एबल बोलता है, अब तो तू मेरा दोस्त भी है ना, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। मतलब उसको पूरा मस्का लगाता है। थोड़ा सोचने के बाद रियो कहता है, ठीक है, दोस्ती बीच में घुसेड़ दिया तो चलना ही पड़ेगा। अब अगले सीन में रियो फिर से उस नाइट के सामने आ जाता है और उसे शुक्रिया कहता है। रियो बोलता है, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, अगर आप नहीं होते तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाता। फिर रियो बताता है कि आज हमारी लास्ट फाइट होगी, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब दोनों के बीच एक सॉलिड फाइट स्टार्ट हो जाती है। बैटल के आखिर में रियो फिर से हार जाता है। जाते जाते नाइट उसे एक गिफ्ट देता है, एक वाइट कोट। रियो कहता है, मैं इसे प्राउड से पहनूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए। रियो अपना नया कोट पहनता है और कहता है, मैं झुकेगा नहीं इस साला। जैसे वो निकलते हैं सामने से एक जंगली सुअर अटैक करता है। एबल कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, और एक ही झटके में सुअर डाउन। रियो एकदम हैरान, भाई ये क्या था। एबल बोलता है, इसे कॉम्बैट स्किल कहते हैं। अब ऐसे ही आगे जाके उनका सामना कई सारे गोलम से होता है। एबल उन पे अटैक करता है, पर गोलम भी एकदम इस एटीट्यूड में था। मरना तेरे को डर नहीं लगता। एबल देखता है सारे गोलम वापस रिजेनरेट हो जा रहे हैं, पर अपने रियो भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। रियो अपना मैजिक से उन पर बर्फ का बिल्डिंग भी गिराया जाता है, जिससे गोलम धरती से ही गोल हो जाता है। फिर वो कई सारे वाइवेंट से भी लड़ते हैं और उन सबको भी टपका डालते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों चलते चलते एक सड़क पे पहुंच जाते हैं। एबल कहता है, बस भाई इस रास्ते को फॉलो करके हम मेरे टाउन पहुंच जाएंगे। फिर एबल पीछे पहाड़ों को देखता है, तो रियो उससे पूछता है, कोई बात है क्या। एबल बोलता है, नहीं चलो अब चलते हैं। और कुछ टाइम बाद ये दोनों फाइनली एक टाउन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एबल रियो से कहता है, भाई सुन, तू भी एक एडवेंचरर बन जा, क्योंकि टाउन में एंटर करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर एबल रियो को फाइनेंस का ज्ञान देता है। देखो भाई, एडवेंचर बनोगे तो मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन बेच के मोटा पैसा कमा लोगे, और नॉन रजिस्टर्ड लोग बेच भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार का कानून है बेटा। तभी वेटर गर्मा गर्म खाना लाती है और रियो एकदम शॉक हो जाता है, इस दुनिया में कड़ी चावल भी है, और एक सेकंड में प्लेट साफ। अब ये दोनों निकलते हैं और फाइनली लूना टाउन पहुंच जाते हैं। गेट पे गार्ड एबल को देख लेता है और बोलता है, भाई तू जिंदा है, हमें लगा तू नहीं बच सका। एबल बोलता है, भाई बच गया यार, इस लड़के ने बचा लिया। गार्ड कहता है, अरे वाह भाई, और गार्ड रियो से ऐसा हाथ मिलाता है कि रियो भी हिल जाता है। अब दोनों गिर जाते हैं और जैसे ही एबल एंट्री लेता है पूरा हॉल भर जाता है। एबल वापस आ गया, एबल वापस आ गया, सब यही चिल्लाने लगते हैं। रियो मन में सोचता है, अरे ये तो लोकल सेलिब्रिटी निकला। अब रियो इतनी भीड़ देखकर बाहर चला जाता है। तभी रियो रास्ते में एक एल्फ लड़की से टकराता है। दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में देखते हैं। वो कहती है, फेरी किंग का कोट तुम पर अच्छा लग रहा है। अगर फेरी किंग ने ये तुम्हें दिया है तो वो तुम पर ट्रस्ट करता है, और बिना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए वहाँ से चली जाती है। तभी अंदर से एबल चिल्लाता है, भाई रियो आजा इधर, तुझे सबसे मिलवाता हूँ। एबल रियो को सबसे मिलवाता है और सब कोई उसका वेलकम करते हैं। फिर एबल रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं चाहता हूँ कि रियो हमारे गिल्ड में एडवेंचर बने। रिसेप्शनिस्ट कहती है, पर पहले स्ट्रेंथ टेस्ट तो देना पड़ेगा। एबल बताता है, रियो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है। तभी गिल्ड मास्टर एंट्री करता है, एक बड़ा सा अंकल टाइप बंदा। कहता है, मैं हूँ ह्यूग मैगलस, यहाँ का गिल्ड मास्टर। रियो सोचता है, नाम तो बड़ा डेंजरस है भाई। एबल बताता है, इसने मुझे बचाया है और हम वाइवेंस के स्टोन भी लाए हैं। क्या वाइवेंस स्टोन्स? वो भी इतने सारे? इतने वाइवेंस के लिए पूरी एक आर्मी चाहिए उन्हें मारने के लिए। फिर एबल बताता है कि रियो मिथिलिक माउंटेन्स पर रहता था और हम वहीं से सारे मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं
अब गिल मास्टर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मेलिथिक माउंटेन्स? इम्पॉसिबल, ये तो बस लेजेंड्स कहानियों में बताया गया है। आज तक कोई इंसान उस माउंटेन तक नहीं पहुंच पाया और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों अकेले वहां से आ गए। तभी वहां एबल की टीम मेंबर्स क्रिम्सन गैंग आ जाते हैं और वो उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अब इधर गिल मास्टर रियो को डी रैंक एडवेंचर बना देता है। नीना आके रियो को गिल काट देती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम भी ऑफिशियल एडवेंचर हो। अब इधर बाहर में एबल कहता है, भाई मैं तुझे एक स्टाफ दिलाऊंगा। रियो कहता है, मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ भाई, मुझे स्टाफ नहीं चाहिए। एबल कहता है, फिर तू मैजिक कैसे करेगा? रियो बोलता है, मैं बिना स्टाफ के करता हूँ और क्लोज कॉम्बैट में स्वॉर्ड का यूज़ करता हूँ। एबल पूछता है, स्वॉर्ड वो कहाँ है? रियो अपनी डैगर दिखाता है। एबल सोचता है, ये तो छुरी है भाई, इससे तो बटर भी मुश्किल से कटेगा। अब रियो सोचने लगता है कि यहाँ सब कुछ मेरे वर्ल्ड जैसा है, 7 दिन का वीक, 30 दिन का मंथ, सेंटीमीटर और सेम खाना भी। फिर वो कहता है, मतलब शायद मेरे वर्ल्ड का कोई पहले भी यहाँ आया था। अब इधर एबल के रिटर्न पर पूरा गिल पार्टी मोड में है। रियो इधर अपने नए रूममेट से मिलता है, सब एकदम फ्रेंडली होते हैं और दूसरी तरफ क्रिम्सन पार्टी के लोग रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये छुटकी लड़की गुस्से से बोलती है, एबल जो कह रहा है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैजिक को बिना चैंटी के कास्ट करना और वो भी एक बार में कई सारे, ये नामुमकिन है और एक वाटर एलिमेंटल मैजिशियन आइस मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तब उनमें से एक लड़की कहती है, अगर एबल ये बोल रहा है तो वो सच्ची कह रहा होगा। तब एबल कहता है, मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं, अगर ये बात सच है तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एबल कहता है, हाँ मुझे पता है, ये उस लेजेंड की तरह है। वो बताता है, एक ऐसा मैजिशियन हुआ करता था जिसके पास ऐसी पावर थी कि वो पूरे एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर वो सब कहते हैं, अगर वो हमारे दुश्मन दिबुया एम्पायर के साथ मिल गया तो हमारे कंट्री का गेम ओवर। तभी एबल कहता है, अरे चिल मारो यार, उसको डिबुया नाम ही नहीं पसंद है तो वो उनको ज्वाइन कहाँ से करेगा। सब सोचते हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब अगले सीन में हम रियो को देखते हैं और उसके साथ उसका रूममेट आमोन भी होता है और ये दोनों डंजन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और हमारा हीरो रियो तो कब से एक्साइटेड था डंजन एक्सप्लोर करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर सबको प्रैक्टिकल करवाता है जिसके लिए वो सबको एक डंजन में लेकर आ जाता है। तभी रियो कहता है, यहाँ कुछ तो है। आमोन बोलता है, पर मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब रियो कहता है, जैसे ही कोई मॉन्स्टर आएगा मैं उस पर हमला करूंगा और तुम उसे खत्म कर देना। और तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और रियो बोलता है, ये तो एक एंड सोल्जर है। फिर रियो उस पर मैजिक से अटैक करता है और आमोन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ऐसे ही ये कई सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और उनके मैजिक स्टोन को भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब अगले सीन में इधर रियो और आमोन का पहला डंजन रेड सक्सेस होने की खुशी में उसके रूममेट्स पार्टी कर रहे होते हैं। आमोन कहता है, मैं फिर से डंजन में जाना चाहूंगा पर अकेले मुझे ठीक नहीं लगता। सीधा शब्दों में कहूँ तो ये लड़का कहना चाहता है कि इसकी फटके हाथ में आ जाती है। तब रियो कहता है, तुम मेरे साथ चल सकते हो और आमोन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पर तभी रियो कहता है, पर डंजन के फर्स्ट लेयर में ही एंड सोल्जर का होना ये थोड़ी अजीब बात नहीं है। और तभी इनकी बकैती के बीच एबल आ जाता है और वो कहता है, क्योंकि एंड सोल्जर फर्स्ट लेयर में गड्ढा बनाते हैं। तो रियो से बोलता है, एबल तुम बच्चों को ऐसी बातें करके डरा रहे हो। तब एबल कहता है, मैं डरा रहा हूँ। फिर एबल रियो के रूममेट्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। सारे लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, एबल द क्रिम्सन गैंग का लीडर। तभी रियो का एक रूममेट एबल से कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, प्लीज आप मेरे से हाथ मिला लीजिए। इसके बाद क्रिम्सन गैंग वहां आ जाते हैं और एबल को उठा के चलते बनते हैं और उन्हीं में से ये छुटकी रियो के पास जाके उसे घूरने लगती है और रियो बोलता है, मैम साहब आपको कुछ चाहिए क्या? पर बिना कुछ बोले वो वहां से चली जाती है। और इधर सब बोल रहे होते हैं, वाह रियो तो क्रिम्सन गैंग लीडर का दोस्त निकला, तभी ये डी रैंक एडवेंचरर है। इधर बाहर में रिया लिन को डांट रही होती है उसे रियो को ऐसे घूरने के लिए। तब लिन कहती है, मैं तो बस उसे चेक कर रही थी, क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना एबल कहता है। तब एबल बोलता है, सब्र करो, तुम्हें सब जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में रियो और आमोन डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। रियो थोड़ा रेस्ट करने को कहता है। फिर रियो आमोन को स्वॉर्ड टेक्निक्स का ज्ञान देने लगता है और बताता है कि जब मैं एबल के साथ सफर पे था तो एबल डेली अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करता था। यह सुनकर आमोन शॉक हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, अब से मैं भी डेली प्रैक्टिस करूंगा और एबल जैसा स्वॉर्डमैन बनूंगा। अब रियो भैया इतना ज्ञान देने के बाद खुद ज्ञान लेने लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। बाहर में वो अपनी किताब पढ़ ही रहा होता है कि तभी पूरी जगह पे अंधेरा होने लगता है। वो देखता है कि अचानक से ग्रहण लग चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है और वो होती है ये कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ कोई इंसान आ जाएगा और अब तो और भी मजा आने वाला है। तब रियो सोचता है कि इसके सींग और पूंछ है, कहीं ये आकुमा तो नहीं। इसके बारे में मैंने मॉन्स्टर वाली बुक में पढ़ा था और उसमें लिखा था कि अगर आकुमा से कभी सामना हो तो सीधे वहां से उल्टे पैर भाग जाना। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे लड़ पाऊंगा। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है पर रियो के अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे। तभी ये मोहतरमा उस पर अपना विंड स्लैश मारती है पर रियो का कोट उसे बचा लेता है। तभी ये कहती है कि आखिर तुम मेरे विंड स्लैश और हेयर फायर से कैसे बच गए?
एक मिनट, ये कोड तो फेरी किंग का है और ये स्वॉर्ड भी। आखिर तुम हो कौन लड़के? तुम्हें जिंदा छोड़ना मुश्किल बन सकता है। और इनके बीच फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रियो जीत रहा है, पर ये लड़की खुद को हील कर लेती है और रियो को दूर फेंक देती है। पर तभी इस लड़की के आसपास ढेर सारे पानी के बूंदे इकट्ठे हो जाते हैं, पर ये पानी नहीं एसिड था, जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। पर ये साइको लड़की डरने के बजाय और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पर तभी ग्रहण खत्म होने लगता है और उसकी स्वॉर्ड भी गायब होने लगती है। फिर वो कहती है, अफसोस मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ और मजे करती। एक मिनट, मजे करती? मैडम जी, आप इसके चीथड़े करने वाली थी और उसे आप मजे कह रही हैं? इसके बाद ये मैम साहब कहती हैं, अगर इस ग्रहण पर मेरा कंट्रोल होता तो मैं तुमसे फाइट करती रहती। अच्छा हुआ कि इसका कंट्रोल नहीं है। अब इधर रियो बोलता है, भाग जाए यहाँ से, 7वीं फेल। पर इधर मोहतरमा तो ये सुन के एकदम रियो पे ही फ्लैट हो गई। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? अब ये मोहतरमा अपना नाम बताती है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो मैं इसे शॉर्ट में लियोनोर बुलाऊंगा। फिर रियो भी अपना नाम बताता है और उसे आकुमा बोल देता है। तभी वो हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम हमें जानते हो कि हम क्या हैं? वेल, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर तुमसे जल्द ही मिलूंगी, या फिर हम में से कोई और तुमसे पहले मिल जाए। और टाटा कहकर वहाँ से चली जाती है। और रियो सोच रहा होता है, अगर ये फेरी किंग का कोड नहीं होता तो मेरा स्वर्ग जाने का टिकट आज कटने ही वाला था। अब रियो अपने हॉस्टल जाता है, पर रूम में कोई भी नहीं होता। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के मिल उनके रूममेट्स को बुली कर रहे होते हैं। तब रियो भैया वहाँ जाके सबकी गुद्दी लाल कर देते हैं। अब अगले दिन रियो कल वाले फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है उसे अपने मैजिक और बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर रियो भैया सोचते हैं इतना टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है और निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। और इधर लाइब्रेरी में लिन रियो के बारे में ही सोच रही होती है कि बिना चैंटिंग के हवा में मैजिक कास्ट करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल भी है तो उस लड़के को इन्फर्नो मैजिशियन उतना स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तभी वहाँ पे एल्फ लड़की आ जाती है जिससे रियो पहले टकराया था। वो कहती है, लिन तुम यहाँ? लिन कहती है, सारा मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर लिन उससे कुछ पूछने वाली होती है, पर फिर रुक जाती है और सारा वहाँ से चली जाती है। इधर गिल्ड में रियो के रूममेट रिसेप्शनिस्ट को डंजन के बारे में बता रहे होते हैं। आज हमारा सामना ग्रीन गॉब्लिन से हुआ, वो भी डंजन के फर्स्ट लेयर में। रिसेप्शनिस्ट तुरंत ये बात गिल्ड मास्टर को बताने जाती है। गिल्ड मास्टर बोलता है, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, फर्स्ट लेयर में गॉब्लिन्स का होना। इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू करना होगा और इसके लिए क्रिम्सन गैंग को वहाँ बुलाया जाता है। और उनके सामने ऑफिस में एक और बंदा था जो कि वाइपर गेट्स पार्टी का लीडर होता है। गिल्ड मास्टर दोनों को इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दे देता है। अब वो सब डंजन के बाहर आ जाते हैं और उनके साथ कुछ सी रैंक हंटर्स भी होते हैं। गिल्ड मास्टर डंजन का गेट खोलने जा रहा होता है, पर एबल रोक देता है और वो लिन को कहता है, अपनी मैजिक का यूज करके पता लगाओ कि अंदर कितने मॉन्स्टर्स हैं। लिन बताती है कि अंदर 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जो गेट के बाहर निकलने के लिए बेचैन है। गिल्ड मास्टर तुरंत पूरे डंजन को सील करवा देता है, पर सारे गॉब्लिन्स गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब सारे एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं। जैसे तैसे वो उन सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं, पर फिर उनके सामने 3 गॉब्लिन जनरल्स आ जाते हैं। इधर हम रियो को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात सारा से हो जाती है और रियो तो उसे देख के एकदम फ्रीजी हो जाता है। सारा कहती है, हम फिर से मिल गए। फिर दोनों में बाबू सोना वाली बातें स्टार्ट हो जाती है, पर एक दोस्त के तरीके से। अब रियो भैया तो इधर लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं और यहाँ दूसरी तरफ एबल और उसके टीम मेंबर्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। फाइट करते करते एबल को कुछ फील होता है, वो सबको हटने को कहता है और अचानक डंजन के अंदर से कोई विंड स्लैश मारता है, जिससे गॉब्लिन जनरल्स के चीथड़े उड़ जाते हैं और उनके सामने आता है एक जाइंट गॉब्लिन। एबल के साथ मिलकर सब उस पर अटैक करते हैं, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर एबल अपने एक स्पेशल मूव यूज करता है और आखिर में लिन अपने विंड मैजिक से उस पर अटैक करती है और फाइनली वो उसे डिफीट कर देते हैं। इधर रियो जब वापस गिल्ड में आता है तो वो देखता है कि पूरे गिल्ड में पार्टी हो रही है। रियो के रूममेट्स बता रहे होते हैं कि एबल ने कैसे सारे गॉब्लिन्स को मार गिराया। तभी वहाँ पे एबल आ जाता है और उसे ढूंढते हुए रिया और लिन भी वहाँ आ जाती है। तभी लिन रियो से कुछ सवाल करने लगती है, क्या वो सच में हवा में आइस और वाटर मैजिक कर सकता है? रियो कहता है, हाँ वो कर सकता है। तब लिन एक और सवाल करती है, क्या वो ओरिजिनल इनकांटेशन करता है? क्योंकि मैजिशियंस एग्जिस्टिंग इनकांटेशन का यूज करते हैं जो वो किताबों और स्कूल में पढ़ते हैं, पर तुम जिस तरह से मैजिक करते हो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या तुम खुद से इनकांटेशंस क्रिएट करते हो? तब रियो के रूममेट्स आ जाते हैं और रियो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन रियो के रूममेट्स गिल्ड में नए क्वेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, पर टेम्परेरी डंजन क्लोज होने की वजह से वहाँ कोई भी क्वेस्ट नहीं आ रहे होते हैं। तब वो बात करने लगते हैं कि वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो भी मेरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। पर तभी रियो भैया कहते हैं, क्या हो अगर मैं तुम्हें हायर कर लूँ? तभी वो कहते हैं, क्या और किस लिए, और सबसे जरूरी बात, क्या तुम हमें पे कर पाओगे? तब रियो कहता है, अगर तुम मिशन कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे 37 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, जो कि असल में बहुत ज्यादा होता है। और अब ये सुन सब रेडी हो जाते हैं। मतलब क्या समझे बाबू मोशाय, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब रियो अपने रूम में एंटर करता है, तभी उसे कुछ लोगों के बहस करने की आवाजें आ रही होती है
वो देखता है कुछ नाइट्स मिलके एक लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और उसे अश्लील चीजें करने को कहते हैं। उनके सामने वाला लड़का उन नाइट्स को रोकता है और तभी वो नाइट अपना शॉट निकाल लेता है और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तब तक वहाँ पर वाइपर गेट का लीडर फेल्प्स आ जाता है और एक रॉयल होने की वजह से सारे नाइट्स उससे डर के भाग जाते हैं। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी फेल्प्स की नजर रियो पर पड़ती है। वो उसे इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुम्हारा मैजिक वाकई में कमाल का था। और हमें पता चलता है वो नाइट का फिसलना रियो का ही करा धरा होता है। इधर गिल्ड में इन्वेस्टिगेटर्स आए हुए होते हैं डंजन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर गिल्ड मास्टर इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि डंजन इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें डंजन को वापस ओपन करना पड़ेगा जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। और इन्वेस्टिगेटर्स चाहते हैं कि उनके साथ टॉप एडवेंचरर्स चले जिनकी लाइफ की गारंटी वो नहीं लेंगे। तब गिल्ड मास्टर मना कर देता है पर वो बोलते हैं कि ये किंग का ऑर्डर है, तो मजबूरन गिल्ड मास्टर को उनकी बात माननी पड़ती है। इधर रियो गिल्ड में जा रहा होता है पर तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है मुझे अंदर ले चलो, मुझे एक लेटर डिलीवर करना है। एबल वो लेटर पढ़ता है। मुझे तो लगा था कि डंजन क्लोज हो चुका है लेकिन ये फिर ओपन हो रहा है, इसके पीछे कुछ पावरफुल लोग हो सकते हैं। एबल बताता है कि वो डंजन काफी ज्यादा डेंजरस है। एक बार उस डंजन में ए रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी गई थी पर वो कभी वापस लौट कर नहीं आई और उनका लीडर तो एक एस रैंक एडवेंचरर था। तो रियो कहता है तब हमें उस डंजन से दूर रहना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जो कि एक वाटर मैच की फैमिली से बिलोंग करती है। तब लीन उससे पूछती है क्या वो किसी ऐसे को जानती है जो कि वाटर और आइस मैजिक को काफी दूर से कास्ट कर सकता हो। वो लड़की बताती है ऐसा तो कोई नहीं है। तब एबल लीन से कहता है तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। तब वो लड़की पूछती है क्या कोई सच में ऐसा कास्टर है। तब रिया उसे बताती है जो लड़का अभी यहाँ से गया वो इस तरह के मैजिक को कास्ट कर सकता है। फिर एबल सबसे कहता है अगर कभी रियो हमारे अगेंस्ट हो जाए तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, सीधे खुद को सरेंडर कर देना तो वो तुम्हारी जान बख्श देगा क्योंकि हम चारों मिलके भी उसे छू नहीं सकते। अब इसके बाद हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पे क्रिम्सन गैंग आ चुकी होती है और उनके साथ इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं और वो लोग डंजन के 7th लेयर को भी पार कर चुके हैं पर अभी तक उन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं दिखी है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्हें एक गेट दिखता है तो ये बंदा अपने चेहरे लोग को यहाँ इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वो लोग वहाँ पे एक मशीन लगा जाते हैं पर अचानक से सारे लोग गायब हो जाते हैं और उनके साथ एबल और उसकी टीम भी टेलीपोर्ट हो जाती है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी उनके साथ हुआ क्या। सारे लोग बात करने लगते हैं कि शायद वो डंजन के सबसे निचले हिस्से में आ चुके हैं और तभी ये बंदा सोचता है अगर मैंने इस जगह को डिस्कवर कर लिया तो मैं सभी का हेड बन सकता हूँ। पर ये इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो यहाँ अकेला नहीं है। और दूसरी तरफ बाहर में सबको ये पता चल जाता है कि सारे लोग डंजन से अचानक टेलीपोर्ट हो चुके हैं और इधर रिसेप्शनिस्ट भी गिल्ड मास्टर को सारी सिचुएशन बताती है। फिर वो कहती है कि डंजन के गेट पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और गिल्ड मास्टर तुरंत निकल जाता है। अब सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है जहाँ रियो एक्लिप्स के कुछ बुक्स और अपनी पसंदीदा औरत को ढूंढ रहा होता है। अब सारा उसे दिख जाती है जो उसकी बुक्स ढूंढने में मदद करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो ये बुक्स क्यों ढूंढ रहा है। तब रियो बताता है कि वो ग्रेट टाइटल वॉर के बारे में जानना चाहता है पर असल में वो अकुमा के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो ग्रहण लगते ही बाहर क्यों आते हैं। इधर हमें फिर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बुढ़ा आदमी एबल से कहता है कि यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और फिर रिया से पूछता है कि तुमने भी ये ऑब्जर्व किया है ना। और रिया फिर बोलती है कि हाँ ऐसा लगता है कि हम सेंचुरी ऑफ स्क्वायर में हैं। ये एक तरह का बैरियर होता है और इस स्पेल को सिर्फ हाईएस्ट लेवल के मैजिशियन कास्ट कर सकते हैं। तब एबल कहता है इसका मतलब हम यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। फिर लिन अपने मैजिक से बैरियर की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि उनके 500 मीटर की दूरी पर ह्यूमंस डिटेक्ट हुए हैं जिनकी तादाद 1000 के बराबर होगी। तब एबल कहता है कि वो भी हमारे ही तरह कभी डंजन आए होंगे और यहाँ टेलीपोर्ट हो गए होंगे। इधर बाहर में हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं और ये आदमी जिसका नाम बाल्ट है इसने गिल्ड मास्टर को बुलाया होता है ताकि वो उनसे डंजन के बारे में बात कर सके क्योंकि उसके भी कई सारे टीममेट्स एक बार इस डंजन में टेलीपोर्ट हो चुके थे। और इधर डंजन में अचानक से सारे लोगों पर हमला हो जाता है जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं और हमला करने वाले ये मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें डेविल्स कहा जाता है। अब क्रिम्सन गैंग भी यहाँ पहुँचती है और सामने डेविल्स को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि डेविल्स को कोई ह्यूमन छू भी नहीं सकता, वो इतने खतरनाक होते हैं। तभी कुछ मैजिशियन मिलके उन पर अटैक कर देते हैं जिससे डेविल्स मरने लगते हैं। तब रिया कहती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, डेविल्स पर ह्यूमन मैजिक का असर नहीं होता है तो ये आखिर मर कैसे रहे हैं। तब ये बूढ़ा बोलता है क्या पता जो किताबों में लिखा हो वो गलत हो और कहता है हम सारे डेविल्स को नहीं मार पाएंगे
क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे मैजिशियन का माना पहले ही खत्म हो जाएगा। तब क्रिम्सन गैंग खुद उनसे लड़ने चली जाती है। एक साथ मिलकर ये कई सारे डेविल्स को खत्म कर देते हैं, पर तभी लीन का माना खत्म हो जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। पर अब भी 6 डेविल्स बचे होते हैं और उनमें से एक काफ़ी अलग सा दिखने वाला डेविल होता है। तब रिया एबल को वार्न करती है कि वो क्रिएचर डीमन प्रिंस है, जो फुली अवेकन होने के बाद डीमन लॉर्ड कहलाते हैं। डेविल से तो हम लड़ भी लिए, लेकिन डीमन प्रिंस को सिर्फ हीरोज डिफीट कर सकते हैं। पर एबल उनसे लड़ने चला जाता है, क्योंकि अगर वो उन्हें खत्म नहीं किए तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एबल उनमें से कुछ डेविल्स को खत्म कर देता है, पर तभी डीमन प्रिंस रिया पर अटैक कर देता है और पलक झपकते वो एबल के सामने आता है, उसे भी दूर फेंक देता है। मैजिशियन उस पर अटैक करते हैं, पर उस पर एक खरोच भी नहीं आता। बाकी बचे डेविल्स सारे लोग पर हमला करने लग जाते हैं। तब एबल अपने स्पेशल मूव यूज करता है, पर डीमन प्रिंस उससे भी बड़े आसानी से बच जाता है, जो देख एबल भी शौक रहता है। और तभी डीमन प्रिंस एक पंच एबल को मारता है, जिससे एबल घुटनों पर गिराता है। और फिर अब डीमन प्रिंस उसको मारने जा ही रहा होता है कि तभी डंजन में एक पानी का बूंद गिरता है और एंट्री होती है रियो की। ये बुढ़ऊ भी शौक हो जाता है कि आखिर इसने सेंचुअरी सर्कल को कैसे तोड़ दिया। फिर रियो एबल से कहता है, बाहर में सब बहुत टेंशन में है, तो जल्दी चलो यहाँ से। तब एबल कहता है, अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का बाहर आ चुका होता। तो रियो कहता है, मैं तुम्हारे लिए इसको खत्म कर सकता हूँ। तब एबल उसको रोकता है कि अरे वो डीमन प्रिंस है। पर रियो भैया तो अलग ही नशे में होते हैं और कहता है, ये तो बड़ा ही वीक लग रहा है। और रियो अपनी मैजिक से 1 सेकेंड में ही डेविल्स को खत्म कर देता है, जो देख डीमन प्रिंस भी शौक हो जाता है। और अब रियो अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है, तो डीमन प्रिंस चलो थोड़ा मजा करते हैं। अब इनकी फाइट शुरू होने से पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां ये लड़की रियो को ढूंढ रही होती है और उसे डंजन के बारे में सब कुछ बताती है। रियो ये सुनकर तुरंत डंजन के अंदर चला जाता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं चलकर 40th लेयर तक जाऊंगा तो काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो फिर वो अपने वाटर मैजिक का यूज़ करके वहाँ सीधा सरफेस को ही काट देता है, जिससे वो यहाँ तुरंत पहुँच जाता है। प्रेजेंट में रियो और डीमन प्रिंस दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। डीमन प्रिंस अटैक करता है, पर रियो को उसका मूव बहुत स्लो लगता है और वो एक ही बार में डीमन प्रिंस का गला काट देता है। ये देख एबल भी पूरा शॉक हो जाता है और डीमन प्रिंस अपना सर फिर से जोड़ लेता है। पर रियो इस बार अपने मैजिक का यूज करके उस पर शार्प वाटर जेट मारने लगता है, जिससे डीमन प्रिंस के चिथड़े होने लगते हैं और वो मर जाता है। और इसके बाद एबल रियो को थैंक्स कहता है उन सभी की जान बचाने के लिए। अब इसके बाद हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पे लियोनोर आ जाती है और ये लड़का उसको डीमन लॉर्ड समझ लेता है और बताता है कि वो एक हीरो है। अब लियोनोर ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि हीरोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो उससे लड़ने के लिए कूद पड़ती है। पर ये लड़का शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और लियोनोर ये देख डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक ब्लैक बॉल पर पड़ती है, जो वो ले लेती है और उन सबको बताती है कि वो कोई डीमन लॉर्ड नहीं है। और ये सुन सारे शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहती है, तुम तो एक हीरो हो, तुम्हें सारे ह्यूमन से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम तो रियो के सामने कुछ भी नहीं। तब ये नल्ला हीरो बोलता है, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है? लियोनोर कहती है, तुमसे 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद वापस सीन डंजन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे रियो को भी एक ऐसा ब्लैक बॉल मिलता है जो ये बुढ़ऊ आर्थर ले लेता है एविडेंस के तौर पर। इसके बाद सारे लोग सेफली बाहर आ जाते हैं। आर्थर गिल्ड मास्टर को डंजन में जो हुआ वो सब बताता है कि कैसे रियो ने 1 सेकंड में डीमन प्रिंस को और उसके चेले लोग को खत्म कर दिया। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर ये लड़का आया कहाँ से है। तब गिल्ड मास्टर बोलता है, ये बात तो वो खुद नहीं जानता, उसे यहाँ लाने वाला एबल है और मुझे बस इतना पता है कि रियो मेलेथिक माउंटेन्स पर रहता था। और ये सुन आर्थर स्माइल करता है। फिर वो गिल्ड मास्टर को वार्न करता है कि किसी को भी अभी रियो के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत लोग उसके पीछे लग सकते हैं। इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसे उसकी पसंदीदा औरत दिख जाती है। अब दोनों खाना खाने लगते हैं और फिर से बाबू सोना वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। अब बाहर में रियो सारा से पूछता है कि तुम यहीं की हो, पर तुमको मैंने कभी गिल्ड में नहीं देखा। सारा बताती है वो कोई एडवेंचरर नहीं, बल्कि वो रॉयल कैपिटल में स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है। फिर वो कहती है, अगर तुम फ्री हो तो तुम चल सकते हो मेरे साथ एक मॉक बैटल करने के लिए। इसके बाद हम दोनों का डुएल देखते हैं। सारा रियो के मूव्स देख काफ़ी इंप्रेस होती है। वो बताती है कि यहाँ का कोई भी नाइट उसके अटैक्स को आज तक डॉज नहीं कर पाया। फिर वो बोलती है, अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और फिर वो इतने स्पीड से अटैक करने लगती है कि आखिर में रियो भी हार मान लेता है। पर मोहतरमा तो रियो पर एकदम फ्लैट ही हो जाती है, क्योंकि रियो ने उसके सारे स्लैशेस को डॉज कर लिया। फिर ये पूछती है, आखिर ये तुमने किया कैसे? तब रियो बोलता है, ये तो मेरे मेंटोर का कमाल है और उन्होंने ही मुझे ये कोड भी दिया है। तब सारा शौक होते हुए कहती है कि ये तुम्हें फेरी किंग ने दिया? तब रियो उससे पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने फेरी किंग का नाम लिया था, आखिर तुम ये कैसे जानती थी कि ये मुझे फेरी किंग ने दिया है? तब वो बताती है कि वो एक एल्फ है और वो फेरी किंग के प्रेजेंस को सेंस कर सकती है। इसके बाद रियो वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में उसे गिल्ड मास्टर मिल जाता है और वो रियो को बताता है कि आर्थर ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताएगा अगर ऐसे ही रियो उनकी मदद करते रहेगा तो।
अब इसके बाद अगले सीन में नेल्स रियो से हेल्प मांगता है क्योंकि उसके गांव में मॉन्स्टर स्पॉट किए गए हैं। अब ये लोग गिल्ड मास्टर को भी सारी बातें बताते हैं और उनसे वहां जाने के लिए परमिशन ले लेते हैं और कुछ दिन के सफर के बाद वो लोग विलेज पहुंच जाते हैं। गांव के सारे लोग नेल्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नोलन सबको विलेज का सिचुएशन बताता है कि कैसे फॉरेस्ट में उन्हें स्केलेटन मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा और उसके बाद वहां गॉब्लिन्स भी आ गए। विलेजर्स ने उस जगह को सील करवा दिया ताकि कोई भी वहां ना जा पाए। इसके बाद हम नेल्स के छोटे भाई बहन को देखते हैं और वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स के गुजरने के बाद नेल्स ने ही उनका ख्याल रखा है। फिर वहाँ नेल्स भी आ जाता है और वो सबको विलेज का एक सीक्रेट बताता है। इस विलेज में एक गार्डियन बीस्ट है जो विलेज को प्रोटेक्ट करता है और वो ईस्टर्न वुड्स में रहता है और आज तक मैंने भी उसे नहीं देखा, लेकिन जो एल्डर्स हैं वो उससे मिल चुके हैं। अब ये सुन रियो एकदम एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले दिन सब कोई फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पे रियो को सेंस होता है कि कुछ गॉब्लिन्स उनकी ही तरफ आ रहे हैं। अब सब मिलके गॉब्लिन्स पे अटैक करते हैं और एक का पीछा करके वो उनके अड्डे पर भी पहुंच जाते हैं और सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। और तभी गुफा में से एक जायंट गॉब्लिन जनरल बाहर आता है जिसे देख सब डर जाते हैं। पर रियो गॉब्लिन जनरल को आइस चेन में जकड़ लेता है और सब मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। ये देख नोलन भी हैरान रहता है। फिर वो उन्हें विलेज के एल्डर से भी मिलवाता है जो उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उन्हें एक गुफा के पास लेकर आ जाती है और उस गुफा से गार्डियन बीस्ट बाहर आता है और वो रियो को अपना नाम बताता है। जो देख एल्डर भी शॉक होती है कि पहले गार्डियन बीस्ट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। गार्डियन बीस्ट बताता है रियो का प्रेजेंस उसके काइंड के लिए काफी कंफर्टिंग है। फिर गार्डियन बीस्ट उन्हें असली खतरे के बारे में बताता है। वो कहता है यहाँ सिर्फ स्केलेटन्स नहीं है बल्कि एक बॉस मॉन्स्टर भी है जिसे मैंने श्राइन में कैद कर रखा है। प्लान सिंपल है, पहले उन स्केलेटन्स को निपटाओ, फिर मैं उस आर्क स्केलेटन को आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम लोग उसे भी खत्म कर सको। और वो सब मिलके ऐसा ही करते हैं। जैसे ही श्राइन का गेट खुलता है और आर्क स्केलेटन अपनी एंट्री मारता है, गार्डियन बीस्ट उसे आज़ाद कर देता है। फिर रियो अपनी आइस मैजिक से जमीन को बर्फ में बदल देता है। स्केलेटन का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मौका देखते ही रियो और उसकी टीम उस पर टूट पड़ते हैं। स्केलेटन दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन तभी नेल्स हवा में उड़ते हुए आता है और उसके सिर पर एक जोरदार वार करता है। लेकिन स्केलेटन का सिर इतना मजबूत था कि उसे खरोच तक नहीं आती। नेल्स को समझ आ जाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। वो तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और सीधा उसकी गर्दन पर वार करता है और मॉन्स्टर का खेल खत्म। इसके बाद सारे लोग श्राइन के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें वही ब्लैक ऑर्ब दिखता है जो डंजन में रियो को मिला था। एल्डर को एहसास होता है कि गुफा की सारी पावर यहीं से आ रही है, इसलिए वो सॉर्सरी का इस्तेमाल करके उस गुफा को हमेशा के लिए सील कर देती है। अब रियो और उनकी टीम का सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट हो जाता है। अगले सीन में हम एक वाइट बालों वाले बंदे को देखते हैं जो सबको ट्रेन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ये लड़की आ जाती है जो कि उनकी कमांडर होती है। वो कहती है कि वो कुछ दिन के लिए नाइटली किंगडम जा रही है विट मैच के लिए, तो तुम सब तब तक बढ़िया से ट्रेनिंग करना। और फिर हमें पता चलता है ये वाइट हेयर बंदा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इन्फर्नो मैजिशियन है। अब अगले सीन में रियो की पार्टी एक नया स्क्वाड क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और जाते हैं पोर्ट टाउन में। जैसे ही शहर में एंट्री होती है पता चलता है कि यहाँ एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। हर तरफ सजावट, फूड स्टॉल और अलग अलग तरह के कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं। रियो और उसकी टीम सोचते हैं जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। और यहीं हम वही लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है ये एम्पायर की प्रिंसेस है जिसका नाम फियोना है। ऊपर से देखने पर वो एकदम परफेक्ट एलिगेंट प्रिंसेस लगती है लेकिन अंदर से वो फॉर्मेलिटी और फेक स्माइल से पूरी तरह थक चुकी होती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर भी है लेकिन उसे लगातार आदर्श राजकुमारी बने रहने का ड्रामा करना पड़ता है। इधर क्रिम्सन गैंग रियो से मिलते हैं जहाँ लिन बताती है कि मैंने सुना है कि इस फेस्टिवल में इंपीरियल फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं। पता चला कि यहाँ प्रिंसेस फियोना भी आई हुई है जो कि इंपीरियल नाइट्स की कमांडर भी हैं और उनके साथ उनका लेफ्टिनेंट ऑस्कर भी है जो कि एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन में से एक है। रूमर्स ये है कि ऑस्कर ने एक बार अकेले हजारों एनिमी ट्रूप्स को वाइप आउट कर दिया था और वाइवंस को भी एक ही ब्लो में खत्म कर दिया था। फिर रिया कहती है तुम लोग अच्छे से रहना, कोई गड़बड़ मत करना। उनके जाने के बाद तभी ऑस्कर वहां से गुजरता है। रियो और उसे कुछ सेंस होता है और वो दोनों अचानक एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। फिर रियो सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। इधर ऑस्कर फियोना के लिए खाने की चीजें खरीद रहा होता है और उसका साथी बताता है अभी हमें और भी चीजें लेनी बाकी हैं, नहीं तो प्रिंसेस फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेगी। और ऑस्कर सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया। और यहीं पर एबल की मुलाकात प्रिंस कॉन्ट्रोड से होती है। एबल बोलता है अगर आप यहाँ हो इसका मतलब प्रिंसेस फियोना भी यहाँ होंगी। फिर वो ऑस्कर के बारे में पूछने लगता है पर प्रिंस बोलता है कि हमारे मिलिट्री कंसर्न के अंदर आता है तो मैं इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता और वहाँ से चला जाता है। अब इधर फेस्टिवल में हमारे रियो के मेंबर्स एक आर्चरी कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को तीर कमान की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेकिन एबल यहाँ भी अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस कर देता है और आसपास के सारे लोग उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। और एबल बताता है वो सिर्फ तलवार में ही नहीं
बल्कि और भी चीज़ों में एक्सपर्ट है। इधर फेस्टिवल में फन चल रहा होता है, लेकिन शहर के दूसरे हिस्से में दो लोग खासतौर पर रिया और एबल को मिस कर रहे होते हैं। रिया, जो एबल के साथ डेट की उम्मीद लेकर आई थी, थोड़ा उदास होती है क्योंकि टाइम और सिचुएशन की वजह से वो लोग मिल नहीं पाते। दूसरी तरफ रियो की पसंदीदा औरत सैरा गिल में रियो से मिलने आती है और उससे पता चलता है कि उसका पसंदीदा मर्द एक ऐसे क्वेस्ट पर निकल गया है जिस वजह से वो लगभग एक हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। अब ये सुन मानो जैसे सैरा को हार्ट अटैक ही आ गया हो। अब सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल में, जहाँ एक बोट रेस होने वाला है। हमारे कुछ मेंबर्स मजेदार रेस में उतरने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीम वर्क का नामो निशान नहीं होता। डैन और नील्स आपस में इतना झगड़ते हैं और एक दूसरे की इतनी ट्रोलिंग करते हैं कि जीतने का कोई चांस ही नहीं बचता। लेकिन उनकी इसी लड़ाई और कॉमेडी की वजह से पूरा क्राउड इतना एंटरटेन हो जाता है कि भले ये लोग रेस नहीं जीतते पर अलग से एंटरटेनमेंट के लिए प्राइज उठा लाते हैं। रेस के बाद फेस्टिवल में एक खास शिप दिखाया जाता है जो पानी और हवा दोनों तरह के जादू के साथ साथ अल्केमी से चलाया जाता है। उधर हमारे एडवेंचरर्स भी शॉपिंग मोड में चले जाते हैं। ईदो एक क्रॉसबो खरीदता है ताकि वो फ्रंट लाइन पर जाने के बजाय बैक लाइन से सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ फेस्टिवल के बीच में एक हाई क्लास गार्डन पार्टी हो रही है जहां प्रिंस कॉर्नोड और प्रिंसेस फियोना दोनों मौजूद हैं। यहाँ पूरा माहौल बेहद फॉर्मल है, वही सब जिससे फियोना अंदर ही अंदर परेशान है। फेस्टिवल के वीआईपी एरिया के चारों तरफ एक बहुत शक्तिशाली विंड बैरियर लगा हुआ है और साथ में विटनेश फैमिली के पास ऐसे मैजिक आइटम भी हैं जो सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो गार्ड्स और मैजिस को पूरा भरोसा है कि अंदर किसी भी तरह की घुसपैठ या अटैक होना लगभग नामुमकिन है। एबल भी थोड़ा रिलैक्स होने लगता है, उसे लगता है काम लगभग कंट्रोल में है। तभी बिना किसी वार्निंग के अचानक वो विंड बैरियर पूरी तरह ढह जाता है, जैसे किसी ने एक झटके में पूरे डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया हो। जो एरिया अभी तक सबसे सुरक्षित जगह थी अब वही सबसे खतरनाक एरिया बन जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि बचपन में ऑस्कर के गांव पर 50 से ज्यादा डाकुओं ने हमला कर दिया था। उसकी मां उसे और एक लड़की को बचाने की कोशिश में उसके सामने ही मारी जाती है, पर उसके पिता भी उसी डाकुओं को हाथों मारे जाते हैं। डाकू ऑस्कर को भी मारने जा रहा होता है और उसका लीडर उसे रोक देता है क्योंकि खून के बदबू से बहुत सारे वुल्व्स उनके ही तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहाँ ऑस्कर का मास्टर आ जाता है जो सारे वुल्व्स से लड़ता है और ऑस्कर को रिवर की तरफ भागने को कहता है। वुल्व्स भी उसका पीछा करते हैं, उसे धक्का दे देते हैं जिस वजह से वो रिवर में गिर जाता है। अगले सीन में ऑस्कर का आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो एक आलिशान से घर में है जहाँ उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो बताता है कि वो विलेज का चीफ है और उसका नाम ल्यूक है। ल्यूक ऑस्कर को जीने का एक मकसद देता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही डाकू ल्यूक के घर पर भी हमला कर देता है और ल्यूक भी मारा जाता है। ऑस्कर उससे लड़ता है पर एक बच्चा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। ऑस्कर जैसे तैसे बच जाता है पर अब उसका एक ही मकसद होता है, उस डाकू बास्कोना से अपना बदला लेना। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां वीआईपी बैंक्वेट में विटनेश परिवार का मुखिया एबल से कुछ ज़रूरी बात कर रहा होता है। इधर बाहर में हम ऑस्कर को देखते हैं, उनके साथी उससे खाने को कहते हैं पर वो कुछ भी नहीं खाता क्योंकि उसको तो प्रिंसेस फियोना का ही टेंशन सताया जा रहा है। उसके साथी उससे कहते हैं कि वीआईपी एरिया पर इतनी विंड मैजिक से प्रोटेक्शन है कि कुछ होने का चांस ही नहीं है, तो आप इतना टेंशन लेना छोड़ दो। लेकिन वही वीआईपी हॉल में अचानक फायर मैजिक से हमला शुरू हो जाता है जिससे कई सारे नोबल्स तुरंत मारे जाते हैं और प्रिंस कॉर्नर्ड हल्का जख्मी हो जाता है। फियोना पहले उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉर्नर्ड कहता है कि उसे अपना माना बचाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता हम पर अचानक कहां से हमला हो जाए। कॉर्नर्ड फियोना से कहता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम अपने नाइट को यहाँ आने का सिग्नल दे सकें। तब फियोना कहती है हाँ, पर उससे एनिमी को भी हमारे लोकेशन का पता चल जाएगा और वो रिस्क के बावजूद अपना सिग्नल छोड़ती है जो सीधे शहर में मौजूद उसके गार्ड्स और ऑस्कर तक पहुँच जाता है। उसी सिग्नल को देखकर असैसिन भी लोकेशन पकड़ लेते हैं और साफ हो जाता है कि शुरू से टारगेट कोई और नहीं बल्कि फियोना और कॉर्नर्ड ही थे। कॉर्नर्ड और फियोना मिलकर असैसिन से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन दुश्मन हाई लेवल स्पेल्स चार्ज कर रहे होते हैं। कॉर्नर्ड दुश्मन का चैंटिंग सुनकर फियोना को तुरंत बैरियर लगाने को कहता है। वो किसी तरह एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेती है, लेकिन उससे उसका माना लगभग खत्म हो जाता है और असैसिन एक और बड़ा स्पेल चैंट करना शुरू कर देता है। इस बार हमला जमीन के अंदर से होता है। फियोना टाइम पर समझ जाती है, वो कॉर्नर्ड को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देती है और पूरा ब्लास्ट खुद पर ले लेती है जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाती है और हवा में बहुत दूर तक उछल कर गिरती है। पर ये देख ऑस्कर को अपना दर्दनाक पास्ट याद आ जाता है। गिरते हुए भी फियोना ऑस्कर से पहले कॉर्नर्ड की जान बचाने को कहती है और ऑस्कर अपने साथियों को प्रिंस की सुरक्षा का ऑर्डर देकर खुद फियोना की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर दूसरी तरफ नीचे नील्स और बाकी लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। जब वो ऊपर का विस्फोट और फियोना को गिरते देखते हैं, नील्स बिना कुछ समझे उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रास्ते में असैसिन सामने आते हैं, लेकिन सब मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं और फियोना को कोई सुरक्षित जगह ले जाने की सोच रहे होते हैं। पर ठीक उसी वक्त ऑस्कर पहुंच जाता है और ये देख वो उनको ही असैसिन समझ लेता है। वो देखता है कि फियोना बेहोश पड़ी है। उसका दिमाग सीधे इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन्हीं लोगों ने प्रिंसेस पर हमला किया होगा।
वो उन पे अटैक करता है। ईदो तुरंत एक बैरियर खड़ा करके ऑस्कर का अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फर्नो मेज की फायर पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ईदो का बैरियर तुरंत टूट जाता है और वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब सामने सिर्फ आमोन और नील्स बचे हैं। जब ऑस्कर अगला अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ एक आइस वॉल आ जाता है, जिससे नील्स और आमोन बच जाते हैं। रियो वहाँ पहुँचता है और रियो जब देखता है कि उसके दोस्त जख्मी हैं और ईदो बेहोश पड़ा है, ये देख रियो एकदम गुस्से में आ जाता है और ऑस्कर भी बिना कुछ सुने समझे फिर हमला करता है। लेकिन रियो का मैजिक इतना डेंस है कि ऑस्कर के अटैक्स उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाते। अब रियो काउंटर अटैक करता है। वो अपने वाटर जेट से ऑस्कर को पीछे ढकेलता है, फिर क्लोज कॉम्बैट के लिए तलवार निकालता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उसी वक्त वहाँ एबल आ जाता है और बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है। रियो सीधे एबल से कहता है, बीच में मत आ, नहीं तो मैं तुझे भी बर्फ में जमा दूंगा। एबल जल्दी से ऑस्कर को समझाता है कि वो लूना सिटी का सब्स्टिट्यूट गिल्ड मास्टर है। नील्स, आमोन और ईदो उसके गिल्ड के ही एडवेंचरस हैं जिन्होंने फियोना की जान बचाई है, वो दुश्मन नहीं है। ऑस्कर थोड़ा शांत होता है। फिर एबल रियो को समझाता है, अगर रियो अभी यहाँ किसी इंपीरियल ऑफिसर को मार देगा तो सीधा किंगडम और एम्पायर के बीच वॉर छिड़ सकता है। लेकिन रियो अब भी शांत नहीं होता। उसके लिए ये गलतफहमी उसकी टीम की जान लेने की कोशिश थी और वो इसे ऐसे ही छोड़ने को तैयार नहीं है। रियो इतना आगे चला जाता है कि वो कहता है, अगर ऑस्कर लड़े बिना पीछे हट गया तो वो प्रिंसेस को ही जान से मार देगा। और ये सुन ऑस्कर फिर गुस्से में आ जाता है और वो फिर से अटैक करता है, लेकिन रियो अपनी मैजिक से उसके अटैक्स को रोक लेता है और उसे सीधा फिनिशिंग ब्लो की तैयारी करता है। तभी एबल बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर रियो यहाँ किसी इंपीरियल को मार देता है तो सिर्फ उनकी दोस्ती नहीं, दो देशों की शांति भी खत्म हो जाएगी। रियो एक पल के लिए सोचता है और धीरे धीरे शांत होता है। वो आखिरकार तलवार नीचे कर लेता है और एबल से कहता है कि प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि वो इस समझौते से खुश नहीं है, बस अपने दोस्त के लिए रुक गया है। अब सीधा कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो के सारे दोस्त एकदम ठीक हो चुके होते हैं। तभी वहाँ एबल आता है और बताता है, प्रिंसेस फियोना ने नील्स, आमोन और ईदो को शुक्रिया कहा है क्योंकि उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी और प्रिंसेस खुद उन तीनों को रिवॉर्ड देना चाहती हैं। लेकिन रियो के लिए कोई भी रिवॉर्ड या थैंक यू नहीं है। तब रियो कहता है, मैंने ही सबको बचाया और मुझे ही सब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तब एबल बोलता है, तू वॉर स्टार्ट कराने वाला था। इसके बाद हम सेरा को देखते हैं जो रियो के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो वापस कब आएगा। फिर वो उदास होकर रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसे रियो दिख जाता है। सेरा उसे वापस देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ दोनों के बीच फिर से बाबू सोना वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। अब सेरा रियो को अल्केमी के कुछ बुक्स देती है और उसमें लिखी लैंग्वेज को रियो पढ़ नहीं पाता। तब वो दोनों ट्रांसलेटर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एबल मिल जाता है। रियो और एबल थोड़ा बात करते हैं, फिर एबल चला जाता है। तब सेरा गुस्से में रियो से कहती है कि वो एबल से कितना फ्रैंकली बात कर रहा था और वो उससे एकदम फॉर्मली बात करता है। वो चाहती है कि रियो उससे भी एकदम फ्रैंकली होकर बात करे और वो चाहती है कि रियो उसका दोस्त बने। तब रियो कहता है कि ठीक है, आज से हम दोस्त हैं और ये सुन सेरा एकदम खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियो एबल के पास आता है और अपनी नई प्लानिंग बताता है। रियो का प्लान सिंपल है, उसे एक ऐसा आलिशान घर चाहिए जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर हो और उसका बैकयार्ड इतना बड़ा हो कि वो अपने सारे मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स खुलकर कर सके। और भाई बजट की तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि रियो ने वाइवन के मैजिक स्टोन्स बेचकर इतना मोटा पैसा कमा लिया है कि अब वो कुछ भी खरीद सकता है। एबल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ले जाता है। शुरू में तो वो एजेंट रियो को घर देने से साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही एबल उसे बताता है कि रियो आखिर कौन है, तब भाई का पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है और वो तुरंत डील के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहर से थोड़ा दूर एक शानदार प्रॉपर्टी। रियो इस जगह को चेक करता है। ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो उसे पहली नज़र में पसंद आ जाता है। एजेंट डरते डरते कीमत बताता है। इस घर की कीमत 5 करोड़ फ्लोरेंस है। लेकिन रियो का रिएक्शन तो एकदम चिल था। वो बोलता है, अरे हाँ कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं और वो भी ये बात अच्छे से जानता है कि रियो और ऑस्कर के बीच जो अब दुश्मनी है वो पर्सनल लेवल तक पहुंच चुकी है। और वो कहता है, जिस शांत और सिंपल लाइफ की तलाश में रियो था वो उससे अब काफ़ी दूर जा चुकी है। तो इसी के साथ ये पूरा एनीमे खत्म हो जाता है। अभी इसका सिर्फ एक ही सीज़न आया है, तो आगे चलकर अगर इसका सीज़न 2 आएगा तो उसे मैं कवर करूँ या नहीं वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो मज़ा आया हो तो यार लाइक बटन को ज़रूर दबा देना और ऐसे ही धासु एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एनीबीस।